19 जुलाई 2026 को असम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में प्रशांत बोधकर अपने घर में आराम से बैठा हुआ। फिर शाम के करीब 5 बजे अचानक बाढ़ का पानी बहने लगा। उनका घर पूरे इलाके में सबसे ऊंचा था, जहां पहले कभी बाढ़ का पानी नहीं आया था। लेकिन 19 जुलाई को 2 घंटे के अंदर बाढ़ का पानी उनकी छत तक पहुंच गया। बचने के लिए प्रशांता ने पलंग के ऊपर कुर्सियां रखी और उनके परिवार रात भर उन कुर्सियों पर बैठा रहा। उनके पापा ने अपनी 95 साल की जिंदगी में ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी थी। पूरा गांव पानी में डूब गया था। पास का दूसरा गांव होलांग कटोनी भी यही सामना कर रहा था। रेखा मणि गोगोई अपने 7 साल के बेटे के साथ घर पर थी जब 1 घंटे के अंदर पानी उनकी छत तक पहुंच गया। पानी उनकी छाती तक पहुंच गया। पहले उन्होंने एक पड़ोसी के घर में शरण ली, लेकिन वहां भी सुरक्षित नहीं थी। तो शाम के करीब 8 बजे पड़ोसियों ने रेखा मणि को अपने बच्चों के साथ एक पेड़ पर चढ़ा दिया। माँ और बेटा रात भर उसी पेड़ पर 12 घंटे बिताए। ये कहानी सिर्फ इन 2 परिवारों की नहीं है। पिछले कुछ दिनों से आसाम में हजारों लोग ऐसे ही स्थिति के सामना कर रहे हैं। इसके बारे में न्यूज़ चैनल पर बात नहीं की हो रही है, लेकिन पिछले 60 सालों में आसाम इन सबसे खराब बाढ़ का सामना कर रहा है। 80 से ज्यादा लोग मर गए हैं और 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि असम में एक सालाना कहानी बन गई है। बाढ़ आती है और हजारों करोड़ का नुकसान करती है। लोग मर जाते हैं और सरकार बाढ़ से निपटने का वादा करती है। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे आसाम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमें हर साल बाढ़ आने की वजह समझने के लिए हमें उसकी ज्योग्राफी जानने की जरूरत है। अगर आप मैप देखें, असम 2 नदियों से घिरा हुआ है, जिन्हें ब्रह्मपुत्रा और बराक कहते हैं। ये 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। छोटा सा रास्ता है। जब इन पहाड़ों पर पानी बरसता है तो वो सब असम में बहकर आता है और इसी वजह से असम का 40% हिस्सा हमेशा से बाढ़ प्रोन रहा है। इस बार असम में जो बाढ़ आई है वो ऊपर के पहाड़ों में हुई बारिश की वजह से है। 18 और 19 जुलाई को नागालैंड के वोखा मोंगचुंग और मोन डिस्ट्रिक्ट में और असम के चराईदेव डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई। नागालैंड में 8 से 9 घंटे में 137 मिलीमीटर बारिश हुई। असम की सरकार ने इस बाढ़ का मेन कारण बताया है। मोंगचुंग में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई है और चराईदेवी में 436% से ज़्यादा। कुछ ही घंटों में असम की नदियों के पानी डेंजर लेवल के ऊपर चला गया। खास करके असम की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। पर यूनिट एरिया में ब्रह्मपुत्रा वो नदी है जो अपने पानी के साथ सबसे ज़्यादा सेडिमेंट ले जाती है। इन सेडिमेंट को हिंदी में गाद कहते हैं। ये मिट्टी और पहाड़ों से आते हैं। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होकर असम आई। और ये रास्ता बहुत ही अनस्टेबल है। पूरी यात्रा के दौरान पहाड़ गिरते रहते हैं और बहुत सारे सेडिमेंट इकट्ठा होते रहते हैं। सेडिमेंट की बड़ी नदी साउथ अमेरिका की अमेजन रिवर ब्रह्मपुत्रा की तुलना में प्रति वर्ग किलोमीटर 5.5 गुना ज़्यादा सेडिमेंट रखती है। क्योंकि पहाड़ों में बहुत सेडिमेंट है, सारे सेडिमेंट नदी के साथ बहते रहते हैं। लेकिन अचानक जैसे ही असम के मैदान आते हैं, सेडिमेंट का बहाव सुधर जाता है। नदी के पानी की स्पीड भी कम हो जाती है और ये सारे सेडिमेंट यहाँ इकट्ठे होने लगते हैं। इसी वजह से हर साल ब्रह्मपुत्रा का रिवर बेड धीरे धीरे ऊपर उठता है और नदी की और पानी आसपास के इलाकों में फैलने लगता है। बीच के समय में ब्रह्मपुत्रा 3870 स्क्वायर किलोमीटर में फैली थी, लेकिन 2000 तक यही एरिया 6000 स्क्वायर किलोमीटर हो गई। कई जगहों पर ब्रह्मपुत्रा नदी तक बढ़ गई है और ये कोई नई बात नहीं रहा था। और फिर 15 अगस्त 1950 को असम में 8.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा थी। माउंटेन्स कोलैप्स हो गए। ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गई कि इस रिवर का रूट सडनली बंद हो गया। लेकिन पानी इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे रोकना इम्पॉसिबल था, तो रिवर ने दूसरा रास्ता बना लिया। सेडिमेंट के साथ साथ उसकी रिवर बेड और ऊपर उठ गई। ब्रह्मपुत्रा की रिवर बेड डिब्रूगढ़ पर 10 फीट तक ऊपर उठ गई। उससे एक अर्थक्वेक की वजह से ये इतना डेवास्टेटिंग था कि इसे भोलिया वाटर कहा जा गया। उसका अर्थ है पागल पानी। अर्थक्वेक के बाद असम में फ्लड्स तेज हो गया। ब्रह्मपुत्रा हर साल अपना कोर्स चेंज कर लेती है। क्या हुआ कि कभी नए एरियाज में फ्लड आए हैं, कभी पुराने फ्लड प्रोन एरिया इतने ड्राई हो गए हैं कि पानी ही नहीं बचा। फ्लड का मैप और हर फ्लड आ गया और इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ। असम में फ्लड आमतौर पर ब्रह्मपुत्रा के किनारे वाले डिस्ट्रिक्ट में आते हैं।
धेमजी, लखीमपुर, बारपेटा, मोरीगांव। ये नाम हर मॉनसून में सुनने को मिलता है, लेकिन इस साल 3 डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे वो इमरजेंसी स्टेट में थे: चराईदेव, जोरहट और शिवसागर। यहाँ के लोग कहते हैं कि उनके दादा दादी ने भी इतना भयंकर फ्लड नहीं देखा था। इतना भयंकर फ्लड रिसेंटली 1950 में आया था। वो अलग बात है, असम की सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने भी कहा था कि इस डिस्ट्रिक्ट के लोग और ऑफिशियल बिल्कुल रेडी नहीं थे, क्योंकि यहाँ इतने भयंकर फ्लड का कोई हिस्ट्री नहीं है। फ्लड में कम्प्लीटली डूब गए हैं, लाखों लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं। फ्लड में 7 लाख लोगों के घर छीन लिए हैं और 3 लाख लोग रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। सवाल ये है कि गवर्नमेंट इस सब में क्या कर रही है। असम गवर्नमेंट के लीडर्स ने हमेशा फ्लड का सोल्यूशन ढूंढने के लिए प्रॉमिस किया है, लेकिन ये प्रॉमिस स्पीचेस तक लिमिटेड रहे हैं। 2016 की असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि असम को फ्लड फ्री बनाएंगे। वो पावर में आए, लेकिन असम फ्लड फ्री नहीं हुआ। 2017 में फ्लड आया, 160 लोग मारे गए। 2017, 2018, 2019, 2020 में हर साल फ्लड आता रहा और हर साल करीब 100 से 200 लोग मारे गए। 2021 में जब असेंबली इलेक्शन का टाइम था, होम मिनिस्टर अमित शाह ने आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैनिफेस्टो बनाया फ्लड फ्री असम की बात करने के लिए। लेकिन एक बार फिर असम 60 सालों के सबसे बुरा फ्लड में है। पिछले 10 साल और अगले 5 साल असम में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट रही है। क्या ये टाइम इनफ नहीं है कि असम को फ्लड फ्री बनाने के लिए फ्लड का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है? ब्रह्मपुत्र के किनारे एम्बैंकमेंट, यानी इन कंक्रीट, सीमेंट और सॉइल की दीवारें। अब तक असम में करीब 4800 किलोमीटर लंबी एम्बैंकमेंट है, लेकिन जब भी बड़ा फ्लड आता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है या कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाती है और टूट जाती है कि कॉन्ट्रैक्टर, ऑफिसर और पॉलिटिशियन के बीच का नेक्सस चलता है कि एम्बैंकमेंट टूटी रहे ताकि रिपेयर को बिजनेस चलता रहे और वो कमीशन से पैसा कमाते रहें। इसी तरह गवर्नमेंट फ्लड रोकने के लिए ड्रेडिजिंग पर भी फोकस करती है। ड्रेडिजिंग का मतलब है रिवर से सेडिमेंट को बुलडोजर या मशीन के थ्रू निकालना, लेकिन ये भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जितनी तेज़ से सेडिमेंट हटाओ उतनी तेज़ से वापस आ जाते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट देखो। असम वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर क्लियरली लिखा है कि इस रीजन में फ्लड और इरोजन की प्रॉब्लम कम करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म स्टेप नहीं लिए गए हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म और इमीडिएट स्टेप लिए जाते हैं। 2024 में भी जब असम फ्लड में था, चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि असम का फ्लड एक जियोग्राफिकल फैक्टर से आता है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन ये भी सही है कि गवर्नमेंट यहाँ कुछ रिवर्स स्टेप ले रही है, जिससे सिचुएशन और डेंजरस हो रही है। नेचुरल और जियोग्राफिकल फैक्टर के अलावा असम में फ्लड के पीछे 2 और बड़े कारण बताए गए हैं: क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन। क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले बारिश महीनों में होती थी, अब वहीं कुछ दिनों में हो जाती है और बारिश 50 से 100 मिलीमीटर पर डे बढ़ रही है। फ्लड पहले से ज़्यादा इंटेंस हो रहा है, ये ज़्यादा तबाही कर रहा है। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन के बाद जब ज़मीन बंजर होती है, पानी ज़्यादा तेज़ी से नीचे आता है और ये अपने साथ ज़्यादा मिट्टी लाता है। दुख की बात यह है कि इन फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए बजाय गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काट रही है। वो लगातार माइनिंग कर रही है, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र में ज़्यादा मिट्टी आई। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि असम में कोई फूड प्लान जोनिंग लॉ पास ही नहीं हुआ है। 1975 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को फ्लड प्लेन जोनिंग के मॉडल बनाने के लिए भेजा था, लेकिन असम ने ये बिल अब तक पास नहीं किया है। अब ये सब सुनकर आप सोचेंगे यहाँ इसका सोल्यूशन क्या है। प्रोफेसर परिमल सी भट्टाचार्य, जिन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, कहते हैं कि नदियों को कंट्रोल करना और जियोग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए हमें फ्लड के साथ जीना सीखना होगा। असम में फ्लड को रोकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्लड से होने वाले नुकसान को रोकना बनाना, क्योंकि जितनी ऊंची जगह उतना कम नुकसान और जितना घर खराब हालत में है उतना ज़्यादा नुकसान। उसके जहाँ पीने के पानी, सैनिटेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हों करना चाहिए। हर पंचायत लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। 1990 में असम को था जिसमें गवर्नमेंट के दिए गए फूड पैकेट सब फूड वेस्ट थे, क्योंकि उन्हें फ्लड वाटर में फेंक दिया गया था। लोगों को इस बारे में एजुकेट करना इम्पोर्टेंट है, और अगर गवर्नमेंट कुछ करती भी है, ये दुनिया का सबसे अनलकी देश है। वहाँ जितने अर्थक्वेक और सुनामीज आती हैं उतनी किसी और देश में नहीं आती हैं। ऊपर से वॉल्केनो फटते रहते हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट और लोग इन आफतों के साथ जीना सीख गए हैं। अर्थक्वेक और सुनामीज के लिए फोरकास्टिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम है। जैसे ही अर्थक्वेक आने वाला होता है, लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है, लोगों को सेफ प्लेस पर जाने का कहा जाता है।
हर साल विलेज और डिस्ट्रिक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी गई है। लोगों को बताया गया है कि इन चीज़ों से कैसे बचें, ऐसी सिचुएशन में क्या है। इसी वजह से 2 साल पहले जब जापान ने एक बहुत ही पावरफुल 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक झेला और उसके बाद सुनामी आई तो उतना नुकसान नहीं हुआ जितना इतनी इंटेंसिटी वाले देश में होता है। उनकी